नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी में आज, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज दिन भर क्या चलता रहा। सबसे पहले बात योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर। 26 सितंबर की शाम योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार संपन्न हुआ। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितेंद्र प्रसाद के भाग्य खुले, कैबिनेट मंत्री बने तो धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश खटिक, संगीता बिंद और संजीव कुमार ने राज्य मंत्री की शपथ ली। केंद्र की मोदी सरकार के फॉर्मूले के तहत ही योगी सरकार ने भी एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और एक अनुसूचित जनजाति सहित 3 दलित मंत्री बनाए हैं। ये कैबिनेट विस्तार ऐसे समय में हुआ है कि नए मंत्रियों के पास कामकाज के लिए बहुत समय नहीं होगा। मात्र 6 महीने का ही मामला है, लोग कह रहे हैं, और माना जा रहा है कि जनवरी के आखिर तक आचार संहिता लग जाएगी। तो इससे पहले कि ये मंत्रीगण कायदे से मंत्रालय में अपने पैर जमा पाएं, आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नया मंत्रिमंडल योगी सरकार से ज्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए कैबिनेट विस्तार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जाति के हिसाब से मंत्री बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। 4 महीने बाद चुनाव हैं और सरकार का चेहरा नहीं बदलेगा। जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का निर्णय कर लिया है। प्रतापगढ़ की खबर नहीं देखी आपने? जनता ने किस तरह सांसद को दौड़ाया। अगर इस देश में सांसद दौड़ाए जाएं, जनता सांसद को दौड़ा ले, विधायकों को गांव में नहीं घुसने दें, और जब मंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार का बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री के बाद एक और सप्लीमेंट्री तो आ सकता है, तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट हुई जा रही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीजें बेच रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद करोगे? और कहते दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं, जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? अरे दमदार लोग, दुमदार को तो हटाओ। देखिए, जितने भी क्षेत्रीय दल, जितने भी छोटे दल प्रदेश के हैं, उन सबको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। उसमें जिनका आपने नाम लिया है, उनका भी दल है, उसे भी साथ समाजवादी पार्टी लाएगी और पूरा सम्मान उनको दिया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने भी कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने कल यूपी में जातिगत आधार पर वोटों को साधने के लिए जिनको भी मंत्री बनाया है, बेहतर होता कि वे लोग इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब तक वे अपने अपने मंत्रालय को समझकर कुछ करना भी चाहेंगे, तब तक यहाँ चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। दूसरी खबर में बात राजा मिहिर भोज की जाति को लेकर छिड़ी लड़ाई की। राजा मिहिर भोज की जाति यूपी चुनाव में नया मुद्दा है। हुआ ये कि बीते 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के दादरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था। विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि अनावरण से पहले सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर मिटा दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राजपूत समुदाय के लोग सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज मानते हैं। ऐसे में अगर राजा के नाम के साथ गुर्जर लगाया जाता तो राजपूत नाराज हो जाते। अब गुर्जर समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 सितंबर को एक महापंचायत में फैसला लिया गया कि शिलापट हटाई जाएगी और प्रतिमा का फिर से अनावरण किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने भी बीजेपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि गुर्जर समाज के इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ करना अति निंदनीय है तथा सरकार इसके लिए माफ़ी मांगे व साथ ही प्रतिमा में शब्द को तुरंत जुड़वाया जाए। अगली सुर्खी बनाई हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने।
कानपुर में ओवैसी ने मुसलमानों की तुलना शादी के बैंड बाजा पार्टी वालों से करते हुए कहा कि उनसे पहले संगीत के लिए कहा जाता है, लेकिन शादी वाली जगह पहुंचने पर उन्हें बाहर खड़ा रहने के लिए बोल दिया जाता है। भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि वोट सबने लिया, लेकिन मुसलमानों को नेतृत्व किसी ने भी नहीं दिया। ओवैसी ने कहा कि वो चाहे मुसलमानों के सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी हो या फिर सामाजिक न्याय के लिए दलित मुस्लिम एकता की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी हो, किसी ने भी मुसलमानों को नेतृत्व नहीं दिया। इधर ओवैसी का बैंड बाजा बयान आया, उधर दूसरे दलों की ओर से पलटवार का जवाब भी आ गया। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने पूछा कि अगर मुस्लिम बैंड बाजा पार्टी हैं तो वे यहाँ दूल्हा बनने क्यों आए हैं? सच्चाई ये है कि बैंड तो असदुद्दीन ओवैसी का भी बजेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप जिस नजरिए से आए हैं तो आप सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि करोड़ों करोड़ योजनाओं का लाभ देश के तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिल रहा है, अल्पसंख्यक का जो कल्याण हो रहा है। और उससे पहले सपा बसपा कांग्रेस इन्होंने छलने का काम किया पूरे देश के अंदर, और आज आप भी वही काम करने आए हैं। कहते हैं कि जब सरकार जनता की सुनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान लंबे समय से गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ये मांग पूरी हुई तब जब चुनाव में मात्र 6 महीने से भी कम समय बचा है। किसान आंदोलन से पश्चिम यूपी में गड़बड़ाए समीकरण को साधने के लिए योगी सरकार ने दाम बढ़ाने का दांव चला तो इसे सरकारी धोखा बताया जाने लगा। लखनऊ में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने गन्ना मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों का भला चाहती है। अब तक गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए था और अब उनकी सरकार इसे बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर रही है। सरकार ने तय किया है गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का, हम अब गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की निर्णय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति क्विंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। योगी सरकार के दाम बढ़ाने के ऐलान के बाद भी अभी यूपी के किसानों को हरियाणा, पंजाब के किसानों से कम दाम मिल रहा है। इसके अलावा किसान नेताओं का कहना है कि बीजेपी उतना मूल्य भी नहीं दे रही है जितने का वादा उसने घोषणा पत्र में किया था। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गन्ना मूल्य 370 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया था। ऐसे में केवल 25 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी किसानों के साथ क्रूर मजाक है। डॉलर में नहीं बढ़ा है, रुपए इंडियन करेंसी में बढ़ा है। घोषणा पत्र में कुछ और कहा था आज से 6 साल पहले और बढ़ाया कुछ और। उसका हिसाब किताब दे दे पहले जितना नुकसान हो रहा है। जिस हिसाब से जनता ने वोट दी थी 375 रुपए की बात करी थी, इस बीच में 450 रुपए की बात करी थी और बढ़ाया 25 रुपया। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए किसान याद आ रहे हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आने लगा, सरकार यहाँ पे चुनावी वादे शुरू कर दिया। अब वो किसानों को, गन्ना किसानों को चुनावी वादे कर रही है। भाई किसान यहाँ लगातार 8-9 महीने से धरने पे बैठा है। 800 से ज्यादा किसानों की मौतें होगी, तब तो सरकार को उनकी चिंता नहीं हुई, उनके बारे में बात नहीं की। किसान भी जानता है कि 2022 के चुनाव में किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से करारा जवाब देगा। और किसान को पता है कि उनके गन्ने में अगर कोई मीठा रस डाल सकता है तो सिर्फ एकमात्र समाजवादी पार्टी है। ऐसा नहीं कि सरकार का विरोध कर रहे किसान नेता ही गन्ना मूल्य 400 रुपए क्विंटल की मांग कर रहे हों। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गन्ना मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। इससे पहले भी वरुण गांधी ने चिट्ठी लिखकर योगी सरकार से किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की थी।
आखिरी सुर्खी भी किसानों से ही जुड़ी है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक 27 सितंबर को ही राष्ट्रपति ने किसान कानूनों को मंजूरी दी थी। साथ ही किसान आंदोलन के 10 महीने भी पूरे हो रहे हैं। आज दिन भर किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। कई हाईवे ब्लॉक कर दिए तो कुछ इलाकों में दुकानें बंद रही। दिल्ली से सटे शहरों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। इस बंद में 40 से अधिक कृषि संगठन शामिल हैं। सपा, बसपा, रालोद समेत कई राजनीतिक दलों ने भी बंद को समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली दंभी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से पुनः अपील है कि किसान समाज के प्रति उचित सहानुभूति व संवेदनशीलता दिखाते हुए तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लें तथा आगे उचित सलाह मशविरा व सहमति से नया कानून लाएं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। तो यूपी में आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?